चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद कहाँ तक छोड़े थे, यहाँ तक पहुँचा दिए थे। आज शुरू करेंगे अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए डेली न्यूज पढ़े ही होंगे, मंथली पढ़े ही होंगे। अब क्या चल रहा है, कंपाइलेशन चल रहा है। कंपाइलेशन चल रहा है आपको बस कुछ नहीं करना है, एक बार पूरा वीडियो लेक्चर सुन जाना है। सुनने के बाद क्या करना है, फिर इसी मैगजीन को आराम से 10 मिनट 1 घंटा जो भी टाइम लगे ख़त्म कर देना है। एक बार ख़त्म करके अपना आराम से टेस्ट सॉल्व करिए। उम्मीद है कि इफ़िशियंसी अच्छी मिलेगी, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बाकी मेहनत के अलावा और कुछ अपने पास विकल्प भी नहीं है। यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए तैयारी नहीं हो रही। तैयारी इसलिए हो रही है जो सब पढ़ रहे हैं वही हम भी पढ़ जाएंगे, सबसे कम किसी से कम नहीं करेंगे, ज़्यादा ही करेंगे 2-1 क्वेश्चन, इसलिए पढ़ाई हो रही है, कंपटीशन है ये, ठीक है। तो उम्मीद एक बात समझ में आ गई होगी। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 329B आर्टिकल 329B, इसमें क्या है, आराम से सुनते रहिए। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 329 का उपयोग किया। किसने किया है, निर्वाचन आयोग ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्वाचन आयोग ने यूज किया है, संवैधानिक संस्था वो भी है, ध्यान रखिएगा। 329 इसका क्या, ये क्यों यूज किया भाई, क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी यूज करने की, देखिएगा। आयोग ने मतदान प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए इस अनुच्छेद का सहारा लिया। देख रहे हैं ना, मतलब कि आयोग नहीं चाहता है कि हमारी न्यायिक निर्वाचन प्रक्रिया में या मतदान प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप हो, तो इसको रोकने के लिए क्या किया गया है, 329B का यूज किया है। किसने, न्यायपालिका ने उल्टा बोल देंगे। अनुच्छेद 300B के अनुसार क्या है, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल किसी भी सदन के लिए होने वाले चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। किसके माध्यम से, निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। यह याचिका उसी प्राधिकरण के समक्ष उस प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसका प्रावधान संसदीय विधायिका द्वारा बनाए गए कानून या उसके अधीन निर्धारित किया गया हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पोन्नुसामी निर्णय बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, पोन्नुसामी आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, कैसे नहीं जानेंगे। पोन्नुसामी निर्णय बनाम रिटर्निंग ऑफिसर नक्कल निर्वाचन क्षेत्र और अन्य वाद 1952 की बात है। में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर चुनाव की घोषणा कर दिए जाने के बाद कोर्ट निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बात खुद कहा है, किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा अगर आधिकारिक तौर पर चुनाव की घोषणा की जा रही है तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के अनुसार चुनाव याचिका दायर किए बिना किसी भी चुनाव की वैधता को चुनौती या उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी है, समझ रहे हैं ना, ये मत समझिएगा कहाँ पर, अनुच्छेद में है, नहीं, कहाँ पर है ये, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में है कि धारा 80 की बात हो रही है, चुनाव याचिका, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम नहीं पढ़े जाकर जरूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर। चुनाव याचिका संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं। कहाँ की जाती हैं, उच्च न्यायालय। तो इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत आज पता ही होगा आपको। ऐसी याचिकाओं पर उच्च न्यायालयों का मूल क्षेत्राधिकार होता है। ऐसी याचिकाओं पर उच्च न्यायालयों के मूल क्षेत्राधिकार होता है। इनसे जुड़ी अपीलें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं, ठीक है। चुनाव याचिका किसी भी उम्मीदवार या चुनाव से संबंधित किसी निर्वाचक द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर की जा सकती है। इंपॉर्टेंट ये भी है, व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है। निर्वाचक का अर्थ क्या है, उस व्यक्ति से है जो उस चुनाव में मतदान करने का हकदार था जिससे चुनाव याचिका संबंधित है, ठीक है। तो ये रहे कुछ पॉइंट, बाकी देखते हैं आगे कुछ और भी है क्या है। अभी ये क्या है, चुनाव में नामांकन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नॉमिनेशन इन इलेक्शन, अच्छा कुछ लोग लग रहा होगा सर ये सब आएगा क्या, भाई कुछ नहीं आएगा आए कि ना आए ये अलग मुद्दा है, अपना काम है पढ़ाई करना, पढ़ाना, बस बात करना, बात खत्म। आ जाएगा तो वाह, नहीं आएगा तो उसको मैं थोड़ा कि हम जो है अब परेशान होंगे, नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा, सिंपल सी बात, कंपटीशन है, फिर बार बार रिपीट करें ना। चलिए, चुनाव में नामांकन। हाल ही में एक उम्मीदवार को लोकसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया क्योंकि विरोधी उम्मीदवार का नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया था। अब ये सही है गलत है आप सोचिएगा। चुनाव में नामांकन के बारे में इसमें क्या है,
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 की धारा 33 में वैध नामांकन के लिए आवश्यक शर्तों को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? आवश्यक शर्तों को। किसी निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार का एक प्रस्तावक होना चाहिए। निर्दलीय, देखिए क्या है, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, पॉइंट ध्यान रखिएगा, निर्दलीय एवं गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के 10 प्रस्तावक होने चाहिए, 10, जिनका मतलब कि कोई नहीं, कोई मान्यता नहीं है, उसकी बात हो रही। प्रस्तावक उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट थे, ये भी आपको दिमाग में रखना है। रखे तो होंगे पहले से, रट्टे सर हम पहले से बैठे हैं पढ़ करके, बस पेपर नहीं हो रहा है। पता चला गए तो 100 में से पता चला 70 ठो गलत कर दिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 की धारा 33, इसमें नामांकन पत्रों की प्रस्तुति और वैध जानकारी देने से संबंधित प्रावधान किए गए। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उन मामलों में निजता का अधिकार है, पॉइंट ध्यान रखिएगा, निजता का अधिकार है, जिनका मतदाताओं से कोई सीधा सरोकार नहीं है या जिन मामलों में उम्मीदवारों को सार्वजनिक जीवन की भूमिका से कोई लेना देना नहीं है, उनका क्या है? निजता का अधिकार है। अच्छा, आरपीए 1951, अब आरपीए समझ में आ गया होगा ना, मतलब ये शॉर्ट में लिख दिया। आरपीए 1951 की धारा 36, इसमें नामांकन की जांच का प्रावधान किया गया है। देख रहे हैं ना, है जांच का प्रावधान नामांकन का है, बस कहाँ पर है? आरपीए में है, ये ध्यान रखिए कहाँ पर है। इसमें किसी उम्मीदवार द्वारा दिए गए विवरण में पर्याप्त खामी के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी को उस उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने का अधिकार दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ये बाकी इनका न्यूज अपना जो है, इनके इसमें हम क्या बोले, अब पॉइंट आ जाइए क्या। ये देखिए, पुनर्मतदान, रीपोलिंग, ये क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई ने मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए कहाँ पर? मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोकसभा आम चुनाव के लिए पुनर्मतदान कराया है। पुनर्मतदान लोक प्रतिनिधित्व, फिर देखिए एकदम रटे रहिए, लोक प्रतिनिधित्व के तहत पुनर्मतदान से संबंधित प्रावधान ये क्या है? वे परिस्थितियां जिनके तहत पुनर्मतदान की आवश्यकता होती है, कब कब होती है ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक आपदा आ जाए, हिंसा, वोटिंग मशीन की क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाने के कारण, और क्या? बूथ कैप्चरिंग के कारण चुनाव रद्द कर दिया जाना, बूथ कैप्चरिंग अगर हो जा रहा तब भी। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण, याद रखिएगा, उनके मृत्यु के कारण भी पुनर्मतदान हो सकता है। ये ध्यान रखिए, कुछ पॉइंट ध्यान, सर बहुत ध्यान रखते हैं, बस पढ़ाई नहीं करते, बाकी ध्यान तो खूब रखते हैं, है ना। टाइम क्या हुआ? अभी तो 7 ही मिनट हुआ। उसके बाद क्या पॉइंट है? साइलेंस पीरियड। ये कौन सा पीरियड है सर? साइलेंस पीरियड। देखिए, लोकसभा चुनाव के तहत राज्यों में किसी चरण में मतदान दिवस के 48 घंटे पहले, कब? 48 घंटे पहले क्या होता है? साइलेंस पीरियड लागू किया जाता है। किसमें? लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, ठीक है। अब इस साइलेंस पीरियड क्या है सर? छुट्टी वाला पीरियड है क्या? ध्यान रखिएगा, साइलेंस पीरियड वास्तव में मतदान के दिन से कुछ समय पहले चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध है। पॉइंट, चुनाव प्रचार प्रतिबंध है, कोई चुनाव नहीं, प्रचार नहीं करेगा। साइलेंस पीरियड मतदान के दिन से 48 घंटे पहले शुरू होता है। कितने? 48 घंटे पहले, और मतदान समाप्त होने के बाद खत्म होता है। मतलब मतदान के दिन से 48 घंटे पहले और मतदान समाप्त होने के बाद खत्म होता है। वैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में साइलेंस पीरियड पद का उल्लेख नहीं किया गया है। कब? किसमें? 1951 में, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? साइलेंस पीरियड के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कुछ प्रतिबंध निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? धारा 126(1), टेलीविजन या इसी तरह के अन्य डिवाइस का उपयोग करके किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार या किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम जैसे संगीत कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव प्रचार प्रसार पर क्या करती है? रोक लगाती है। एक पॉइंट ये हो गया। धारा 126(a), अच्छा सर धारा ये भी याद करना पड़ेगा, बस समझे रहिए, क्या पता मैचिंग के लिए आ जाए, थोड़ा मोड़ा कुछ मिल जाए क्लू, एग्जाम में आंसर नहीं मिलेगा, वहाँ पे क्लू ढूंढना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। धारा 126(a), एग्जिट पोल आयोजित करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगाती है। धारा 126(1)(b), ऐसा लग रहा है कि वकालत पढ़ा रहे हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव से संबंधित कोई भी ओपिनियन पोल प्रदर्शित करने पर क्या करती है, रोक लगाती है। ये 3 धारा हैं, तीनों को आराम से मन करे आप जो है 1-2 बार पढ़ जाइएगा। बाकी ये सब तो पब्लिसिटी है। ये क्या है, एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र, क्या है, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, OCMC। इसमें क्या है, संविधान में संसद को चुनाव आयोजित करने के तरीके को विनियमित करने का अधिकार दिया गया है संविधान में, ठीक है। इसलिए किसी उम्मीदवार द्वारा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से संबंधित प्रावधान कहाँ पर है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में किए गए। फिर देखो लोक प्रतिनिधि रट डालिए बार बार बोल रहा हूँ, मौका मिले, टाइम हो, और अभी बहुत टाइम है प्रीलिम्स के। अधिनियम के तहत 1996 तक किसी उम्मीदवार के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। कब, 1996 तक। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का तो एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रावधान क्या क्या है, अब जरा इसको देख लीजिएगा कौन कौन से प्रावधान हैं। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा की उपधारा 33(7), यह एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 सीटों पर से चुनाव लड़ने की अनुमति देती है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ने का अधिकतम। दूसरा पॉइंट क्या है, उसके बाद क्या है, इस उपधारा को 1996 संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम को जोड़ा गया था। किसमें, 1996 में संशोधन के माध्यम से। पॉइंट याद रखिएगा, इससे पहले उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने हेतु निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। कब जोड़ा गया, 1996 में। पॉइंट सबका पता चला, संविधान पूछ लिया, संविधान में लिखा हुआ है, रट रहे हैं उसी में आराम से, अनुच्छेद में जाकर के नहीं भाई। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 70, इसमें प्रावधान किया गया है, क्या किया गया है कि कोई उम्मीदवार एक से अधिक सीटों से निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सीट छोड़कर दूसरे सीट से त्यागपत्र देना होता है। एक सीट को छोड़कर दूसरे सीट से क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। दोनों सीट पर नहीं रहेगा भाई, बस इतना याद रखना है आपको। इस प्रकार यदि कोई उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव जीतता है तो उसके द्वारा रिक्त एक सीट पर उपचुनाव आवश्यक है। अब थोड़ा एक सीट खाली हो गई तो आप किसी को जाकर जबरदस्ती बैठा देंगे इलेक्शन कमीशन, अगर तुम बैठो, तुम बहुत टैलेंटेड हो बहुत टैलेंटेड हो है। बाकी ये सब ऐड है। आइए फिर पॉइंट पे, टाइम क्या हुआ, 12 मिनट। होम वोटिंग, क्या सर घर से उठ कर देंगे आप? सर हम भी उठ कर देंगे घर बैठ के, मन करे कर दीजिए। होम वोटिंग, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 के आम चुनाव में पहली बार होम वोटिंग सुविधा प्रदान करने की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट हो ही गया है, तो पहली बार किया है 2024 में। अब होम वोटिंग क्या है पता होना चाहिए आपको। आयोग का यह कदम उसका आदर्श वाक्य कोई भी मतदाता पीछे न छूटे के अनुरूप है। कोई भी मतदाता पीछे न छूटे, फिर कौन छूटेगा, कोई नहीं। होम वोटिंग सुविधा के बारे में अब इसके बारे में देखिए। इस सुविधा के अंतर्गत मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में मतदाता के घर से मतदान कराया जाएगा। मतदाता घर से, बीवी बच्चे सब बैठे रहेंगे, किसको दे रहे हो, किसको दे रहे हो, अच्छा इनको वोट दे रहे हो, बताते तुमको एक आदमी पकड़ के मार रहे हैं सब लोग, किसको वोट कर दिए। खैर, इस दौरान मतदान की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखें। गोपनीयता चुप कराया जाएगा, तो उसके बाद जब मतदान हो जाए फिर पता चलेगा ना कितना गोपनीयता थी। 40% बेंचमार्क संदर्भित दिव्यांगता के तहत आने वाले दिव्यांग व्यक्ति PWD तथा 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 85 वर्ष तक जिंदा रहेगा कोई तब ना, रहते हैं लोग, रहते हैं भी, बहुत लोग रहते हैं। 40% बेंचमार्क, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दोनों। एक कमेंट बाई थोड़ी इसलिए होती है ना, याद रखें और कुछ नहीं, भूल जाएगा तो पता चला। मतदान को समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए कदम, अन्य कदम क्या क्या है। मतदान को समावेशी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, समावेशी, क्या क्या किए गए। आयोग ने जम्मू और उधमपुर में रहने वाले कश्मीरी विस्थापितों के लिए फॉर्म M के बोझिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। फॉर्म M जानते, फॉर्म M, इससे उन्हें मतदान करने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। ठीक है। आयोग ने स्वीप, ये क्या सर, रोहित शर्मा जो मारते हैं क्या, स्वीप शॉट, अच्छा है वो, थोड़े में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने का फैसला किया है। साथ ही आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के मित्रों, परिवारों, मतदान अधिकारियों आदि को भी संवेदनशील क्या किया गया, बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, RVM क्या है, देखिए। प्रस्तावित बहु निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है इसमें, यह प्रवासी मतदाताओं को उनके मौजूदा निवास स्थान से अपने मत का प्रयोग करने में सक्षम बनाएगी। क्या कहा,
प्रवासी मतदाताओं की बात हो रही है, पढ़ लीजिए, प्रवासी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल टॉपिक है पूरा। डाक मतपत्र ये क्या है? यह डाक द्वारा मत भेजने की अनुमति देता है। डाक द्वारा मत देने की, पता चला बीच में जाकर के चेक कर रहे हैं, खोल खोल कर ये कौन है किसको दिया गया है। निम्नलिखित व्यक्ति डाक द्वारा मतदान करने के पात्र कौन कौन? विशेष मतदाता, सर हम किस में हैं पता नहीं। सेवा मतदाता, आप किस में? पता नहीं सर। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात मतदाता, इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात मतदाता, अच्छा वहीं पर जो ड्यूटी पर है उनको भी जो है मतदान करना है। 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या है? मतदाता जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधीन है, जिनको जबरदस्ती पकड़ रखा गया है, सब। उसके बाद क्या आता है? प्रॉक्सी वोटिंग, ये क्या है? प्रॉक्सी कॉलेज में आप लोग लगाते होंगे ना, अटेंडेंस लगाते थे, प्रॉक्सी लगा देते थे। क्या होता है इसमें? इसके तहत क्या होता है? पंजीकृत निर्वाचन इसके तहत पंजीकृत निर्वाचक अपने मतदान का अधिकार स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को सौंप सकता है। यह सुविधा केवल सेवा मतदाताओं के लिए उपलब्ध है, याद रखिएगा। किसके लिए उपलब्ध है? अभी 3-4 बताएगा ऊपर ना, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं जो डिटेक्शन रखेगा उसकी बात हो रही है। ये क्या है? सर्विस वोटर्स यानी सेवा मतदाताओं में शामिल है। कौन को शामिल है सर्विस में? सशस्त्र बल के सदस्य, वह व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर किसी पद पर कार्यरत है। किसी राज्य की पुलिस का ऐसा सदस्य जो उस राज्य के बाहर सेवा प्रदान कर रहा है। उस बल का सदस्य जिस पर सेना अधिनियम 1950 लागू है। ये कुछ पॉइंट आप जो है ध्यान रखिएगा। ये क्या है? फॉर्म 17C, फॉर्म 17C, इसमें क्या है? निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्पष्टीकरण दिया है कि निर्वाचन नियम फॉर्म 17C के डेटा को मतदान अधिकारियों के अलावा किसी अन्य संस्था के साथ साझा करने की अनुमति नहीं देते हैं। पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या करना? मतदान अधिकारियों के अलावा किसी अन्य संस्था के साथ साझा करने की अनुमति नहीं देता है। ये पॉइंट थोड़ा जो है ध्यान दीजिए, स्वीप लिखा हुआ है। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी क्या है? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, याद रखिएगा, बस सिंपल पकड़ में जाना चाहिए और कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए क्या पॉइंट है, ये फॉर्म 17C के बारे में, इसमें इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए कुछ। फॉर्म 17C निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत निर्देशों के साथ संबद्ध है। किसके साथ? निर्वाचन संचालन नियम 1961 पॉइंट। इस प्रथम भाग निर्वाचन निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान करता। क्या है इसका प्रथम भाग? क्या? एक मतदान केंद्र के लिए निर्धारित पात्र मतदाताओं की जानकारी, मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचकों की संख्या के बारे में जानकारी, ऐसे मतदाता जिन्होंने अपने मतदान अधिकार का उपयोग न करने का निर्णय लिया है, ऐसे मतदाता जिन्हें मत देने की अनुमति नहीं दी गई है। बस ये 4 लोग हैं, 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ये देखिए, इसके दूसरे भाग में 2 भाग है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरे भाग में निम्नलिखित बारे में जानकारी, क्या क्या? मतलब प्रत्याशी का नाम, क्या है प्रत्याशी का नाम? XYZ, सर ये कौन सा नाम है? X से Z हो गए हैं। प्रत्याशियों को प्राप्त कुल मत, दोनों याद रखिए, प्रत्याशी का नाम और प्रत्याशियों के कुल मत, ठीक बात। अब आता ब्रेन साइनेज, ये क्या है सर? ब्रेन की बात हो रही है क्या? ब्रेल है भाई, ब्रेन नहीं है, क्या? ब्रेल है ना, ब्रेले नहीं, ब्रेल। हिंदी मीडियम वाला बड़ा अच्छे से पढ़ते इंग्लिश। पुडुचेरी का निर्वाचन विभाग इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी 1967 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM में अंग्रेजी और तमिल में ब्रेल साइनेज प्रदान करेगा। यह कदम दृष्टिबाधित दृष्टिहीन मतदाताओं को स्वतंत्र और गोपनीय रूप से मताधिकार का उपयोग करने में मदद करेगा। हालांकि यदि ऐसे मतदाता चाहें तो अपने साथ सहायता के लिए एक व्यक्ति को ला सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49N में प्रावधान किया। सर ये क्या क्या बात लिखी गई है, बस सुन लीजिए आराम से, आ जाए तो कमार दीजिएगा, याद रहे तो और अच्छी बात है, ठीक है। हमको उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, बहुत बढ़िया, पूरा खत्म हो गया। चुनाव आपका कंप्लीट हो गया, अब शुरू हो गया, कितना टाइम हुआ? 19 मिनट। आज इतना ही रखेंगे। संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली, ये शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।